हाय फ्रेंड्स, आज है हमारी 19 अक्टूबर 2022। आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम दीप में आपका स्वागत है। ये क्लास जब द हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे है ना, जैसे अदर न्यूज़पेपर और ट्रांस जो जितने भी प्लेटफॉर्म है से मिलकर बनी हुई क्लास है। तो सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अभी आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम हुए हमारी क्लास से सारा कंटेंट लग रहा है। तो जिसने किया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो आगे की अपना देखो अपना तैयारी करें जिसका हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। करंट अफेयर्स को याद कर, पर देखो करंट अफेयर को याद नहीं करना बिल्कुल भी। हमें ना जीएस के साथ इसे समझने और लिंक करने का प्रयास करेंगे हम इसे, और इसी के साथ अपना करंट अफेयर्स इसका इसी के साथ जो हमारा जो करंट अफेयर तैयार होगा प्लस जीएस स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो फर्स्ट केस है हमारा जो स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द हिजाब। क्या है पूरा मामला समझेंगे। अब ये ना सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, ये जो एक तरह से स्प्लिट वर्डिक्ट जो आया है, और हिजाब बहुत ही चर्चा का विषय रहा था। तो अपने टाइम में अभी जो पीछे जो फरवरी मार्च के हिसाब जो आसपास जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा, तो इसको देखेंगे क्या है, व्हाट इज़ द स्प्लिट वर्डिक्ट, क्या होता है, व्हाट इज़ द हैपेंस द नेक्स्ट सच द केसेस, और अब इस केस में आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 और 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इशूज रिलेटेड टू द वोमेन, तो जितने भी हमारी लेडीज से, जितनी भी हमारी जो वोमेन्स है, औरतों से रिलेटेड जितने भी ये इशू है, और द इंडियन सोसाइटी, इंडियन जुडिशरी, गवर्नमेंट प्लान एंड द पॉलिसी, सबसे इसको रिलेट करेंगे। देखते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द हिजाब। सुप्रीम कोर्ट द काउंट द डिलीवर्ड ए स्प्लिट वर्डिक्ट ऑफ द कर्नाटका हिजाब बैन केस। तो सब पहले समझते हैं इसको। देखिए पहले समरी के टाइप में समझा देता हूँ मैं आपको। तो गवर्नमेंट ने जो है ना, 3 ऑर्गन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑर्गन के जो गवर्नमेंट के जो ना 3 लेवल है। तो इसमें तो जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और कर्नाटक जो है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस ली थी कि जो 2013 में एक एक्ट था उसके बारे में जो क्या विवाद था, क्या फिर ये मामला जो हाई कोर्ट पहुंचा, और ये फिर जो हाई कोर्ट के बाद जो ये जजमेंट दिए, फिर जो सुप्रीम कोर्ट में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद जो अब इसका क्या हुआ है, आगे क्या होगा इसके फ्यूचर का, तो सारी चीज़ें देखेंगे एक एक दीवार। और देखो जिसको नहीं पता इसके बारे में, हिजाब के बारे में, तो हिजाब बाय एग्जाम दीप डालोगे तो हिजाब के ऊपर में मैंने 2-3 लेक्चर लिए हैं अच्छे तरीके से, क्या होता है पूरा पहले क्या थी। तो सारी चीज़ें हम पीछे के मामले में नहीं जाएंगे आगे के, क्योंकि आगे करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या है हिजाब पहनना हमारे लिए संविधान का जो एक संवैधानिक है या नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस, तो आर्टिकल हमारा 25 से 28 के बीच में है। और फंडामेंटल राइट ऑन द रिलीजियस मैटर में उसके बाद अंदर में कहाँ पर जो फिट बैठता है, जो पिटिशनर जो याचिका डाली गई थी कर्नाटक हाई कोर्ट के खिलाफ, उसके अंदर में ये बात कही गई थी कि उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। जो यही साथ में जो स्प्लिट वर्डिक्ट जो आने से क्या होगा, और जिससे समझेंगे स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के मामला चल रहा है और 2 जजों की इसमें सुनवाई कर रहे थे इसमें इस केस में। तो जब ये 2 जज एक साथ बैठते हैं तो उसे डिवीजन बेंच कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वन डे के एग्जाम के लिए एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो डिवीजन बेंच क्या होता है, क्योंकि देखो अभी ये क्या है, ये कंट्रोवर्सी में, चर्चा में, तो पूछा जा सकता है पॉलिटिक्स के हिसाब से। जो साधारण बड़े जो मामले होते हैं, जो साधारण बड़े मामले होते हैं, उनमें जज भी कहीं जो इवन नंबर में बैठते हैं, जैसे 2, 4, 6 इस तरह से नहीं बैठते उसमें कोई भी। तो उसमें जो ओड नंबर में बैठते हैं, इवन में नहीं बैठेंगे, ओड में बैठेंगे। तो ओड में कैसे 3, 5, 7, 11 इस तरह से बैठते हैं। और जब जो 5 से ज़्यादा जज बैठते हैं उसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होते हैं, क्या बोलते हैं, 5 से ज़्यादा जज बैठेंगे तो उसे बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी कि संवैधानिक बेंच। हिजाब वाले केस में जो 2 जज बैठे हैं, दोनों ने अपनी जजमेंट दी है। एक ने तो यह फैसला दिया है कि जो पिटिशनर करता है उसके फेवर में सुनाया है, और जो हाई कोर्ट में जो बात वो जो इसने खारिज कर दिया और कहा है कि हिजाब पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहन सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जज ने अपने कहा है कि हिजाब इज नॉट द मैंडेटरी, तो हिजाब है कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जो आवश्यक नहीं है। यदि आप स्कूल में जो अपने आप हिजाब नहीं पहनते तो इससे कोई आपके धर्म का अनादर नहीं हो जाता, और न ही हिजाब के जो कहीं जो स्टैंड करते। और कहीं ना ये जो कहाँ बात करती है, ये हमारी जो ये जो जज हैं इनकी जो ये क्या करते हैं, ये इनकी बात जो हाई कोर्ट की जो बात को स्टैंड करती है। सोचो 2 जज हैं, दोनों अलग अलग जजमेंट दे रहे हैं, इसे जो स्प्लिट जजमेंट कहते हैं। स्प्लिट जजमेंट का मतलब समझ गए पहले से, तो ये बात होनी चाहिए क्लियर। जो कई बार दोनों जज का जो मत अलग जो सेम होता है, तो एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ अलग अलग निकल के आए हैं। और जो अगर 4 जज होते हैं तो भी जो एक वन साइड और दूसरा जो 2 साइड हो, तो भी ये जो स्प्लिट वर्ड जजमेंट की बात होगी इस तरह से। तो स्प्लिट जजमेंट यदि 3 होंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों
स्प्लिट जजमेंट में जो एक पर तो दो एक तरफ होंगे, एक तरफ होंगे, कम से कम इस तरह से होगा। जो मेजोरिटी होगी उसको ले लिया जाएगा। तो स्प्लिट बेंच में अब तक की जो लार्जर बेंच हो जाएगा ये, अब ये स्प्लिट केस में अब तक का सबसे बड़ा। तो अब तक जो सुनवाई चल रही थी, तो थोड़े जज होंगे दो, तो इसमें जो थोड़े ज़्यादा और जज बैठाए जाएंगे। तो ये डिसाइड करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो है, ही इज द मास्टर ऑफ द दिस इज द रोस्टर। अभी तक वो जो केस जो अलॉट कर रहे हैं, अब हमारा मामला ये ही, अब ये मामला है ना सीजीआई यूयू ललित जी के पास जो चला गया है। अब वो इसको देखेंगे, अब उसे क्या इसमें क्या करना है, या इसको डिसाइड करेंगे क्या केस कहाँ भेजना है। तो सारी चीज़ों को वो ये जो सीजीआई डिसाइड करेंगे। और 2013 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन एक्ट के तहत कहा था कि सरकार हिदायत दे सकती है कि जो गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म कैसी होगी, तो सरकार देख सकती है कि भाई किस तरह से, तो ये भाई यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए। फिर जो कर्नाटक हाईकोर्ट, जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा कि जो हेड जो स्कार्फ है पहन के आते हैं, जो यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, उसके इसको बंद करो। हिजाब जो इस्लाम में है उसको पहनना जाता है। तो कर्नाटक जो गवर्नमेंट ने इस पर जो बैन लगा दिया। फर्स्ट इज नॉट, इट इज नॉट मैंडेटरी यूनिफॉर्म, ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये बात बोली गई है कि कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अब कुछ भी जो पिटिशनर करता है, कुछ पिटिशनर करता है जिन्होंने याचिका डाली है, तो याचिका ले रहे हैं, वो लेकर जो पहुंच गए हैं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद पहुंचे तो सारी चीजें मैं एक थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू बता रहा हूँ जिससे थोड़ा समझ में आ जाए बैकग्राउंड। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो अपनी सुनवाई की और गवर्नमेंट के जजमेंट को जो स्टैंड किया कि जो गवर्नमेंट कह रही है सही कह रही है, स्कूल में जो इस प्रकार की कोई भी चीज जो ना ही पहने तो बेहतर है। फिर जो मामला जो हाई कोर्ट से वहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कुछ पिटिशनर करता वहां पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट जजमेंट दिया है। तो यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो रिलीजियस जो फ्रीडम्स और जो इंजीनियरियल जो टेस्ट होता है, तो ये वास्तव में ये चीजें कैसा धर्म होता है, उस धर्म में बहुत सारी ये चीजें जरूरी है नहीं है। ये अगर हिजाब के ना पहनने से कोई कम्युनिटी का अनादर होता है, या फिर कोई इस्लाम में कोई दिक्कत आ जाएगी, इस तरह के जो इस्लाम या उसे जो जो नहीं पहनता उसे इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा टेस्ट किया जाता है। इसे जो इंजीनियरियल टेस्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरियल टेस्ट की बात की है और नो ऑफ द केसेस आए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस आए हैं। उन केसेस के बारे में जो हम चर्चा कर चुके हैं हिजाब वाले जो लेक्चर में, बहुत पीछे जो इस तरह के हैं उसमें बहुत सारे केसेस पीछे कि क्यों है कि उसमें जो पिन कर दिया मिल जाएगा, या फिर आप डाल सकते हैं वो जो हिजाब बाय एग्जाम दीप, तो इसमें मिल जाएगा आपका। यूयू ललित की जो इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, यूयू ललित जो हमारे सीजीआई है, प्रेजेंट सीजीआई है, तो मास्टर ऑफ द रोस्टर है। वो हमने आंसर लिखना होता है, इसलिए हमें जो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बाकी जो आए तो उसे लिख दे, कम से कम लपेट दे। ऐसे नहीं कि देखो ये नहीं, देखो मेंस में आंसर लिखना होगा, ये नहीं कि भी ठीक है ये तो हिजाब है ये सबको पता है, तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ये नहीं। हमें अपने एग्जाम की दृष्टि से, यूपीएससी की दृष्टि से या उसकी दृष्टि से देखना होता है बीच का रास्ता। ऐसे नहीं कि नहीं भी वन साइड जा रहे हैं कि नहीं हम किसी रिलीजन का ये फॉलो कर रहे हैं, या उसको जो वो कर रहे हैं नीचा दिखा रहे हैं या ऊंचा दिखा रहे हैं, किसी को नहीं। हाँ सब समान है, सबके हमारे जो अपने अपने एग्जाम की दृष्टि से देखना है। भारत डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर जजमेंट के पक्ष और जो विपक्ष में बहुत सारे लोग मिलते हैं। जजमेंट पक्ष में आए तो भी जो बहुत सारे लोग मिलेंगे, विपक्ष में आए तो भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी इंडिया में तो अपनी अपनी बात रखने का जो सबको जो ये एक तरह से अधिकार दिया गया है। एक पक्ष ने कहा कि जो हाई कोर्ट के आर्टिकल 19(1) का जो क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशंस, मतलब यहाँ यह कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन हमारे धर्म की ओर, और जो हमारा जो हेड स्कार्फ पहनते हैं, ये हमारे जो एक्सप्रेशन आर्टिकल 25 तो प्रोविजन 1 रिलीजियंस ऑफ द फ्रीडम का मतलब आप किसी भी धर्म को एक्सप्रेस कर और जो मान सकते हैं। यदि हाई कोर्ट में ये गए हैं तो हमारे जो आर्टिकल 19 और जो 25(1) का जो हनन हो रहा है, इन्होंने बोला कि भाई इस तरह से हम पहन सकते हैं अपना कोई भी आर्टिकल 19(1) और जो ये जो 25, तो दोनों ध्यान रखना कौन कौन से आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये नहीं कि स्टोरी ध्यान रखनी है, तो स्टोरी की तरह इसको ध्यान रखना, रटना नहीं होता, समझना होता चीजों को। तो 15 मार्च को जो हाई कोर्ट ने कहा कि जो इट इज नॉट द एसेंशियल, तो ये कोई जो एक आवश्यक नहीं है। जैसे ही हमें जो हिजाब जो सुप्रीम कोर्ट जीएस से रिलेटेड है ये मान की बात करना हमें कर ली है सारी चीजें। तो अब देखते हैं the Supreme Court order delivered the split or the verdict of Karnataka hijab ban. One of the two judges of the bench uploading the 15 March order. They are the Karnataka High Court of validity of the government ban and the cases of set of the High Court ruling. कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया, और जो वो पीठ
कि 2 न्यायाधीशों में से एक कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार के प्रतिबंध को जो मान्य किया और दूसरे ने उच्च न्यायालय के जो फैसले को रद्द कर दिया है। और द मैटर इज द डायरेक्टेड टू द प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई द यूयू ललित एंड द एप्रोप्रिएट ऑफ डायरेक्शंस। मामले के में जो दिए गए उचित निर्देशों के भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजे यू ललित के समक्ष निर्देशित किया गया था। अब क्या है बैकग्राउंड, क्या है इसकी पृष्ठभूमि मैंने बता दी है, एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि देखो हमें फैक्ट्स कुछ देखने होते हैं। On the February of 5, जो कर्नाटका गवर्नमेंट पास द ऑर्डर ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पावर अंडर द सेक्शंस 133(2) एंड द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983। 5 फरवरी को जो कर्नाटका सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अभियान जो 1983 की धारा 133(2) के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो आदेश पारित किया था, द प्रोविजन ग्रांट टू पावर्स टू स्टेट ऑफ द डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉलो। तो यह प्रावधान है कि सरकार शिक्षण संस्थाओं को पालन करने के लिए निर्देशन जारी करने के लिए अधिकार देता है। तो इन द 2013 अंडर द प्रोविजन दिस इज द स्टेट ऑफ इश्यूड द डायरेक्टिव मेकिंग द यूनिफॉर्म्स ऑफ कंपलसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 2013 में जो है प्रावधान तहत जो राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के लिए वर्दी अनिवार्य बनाने का निर्देश जारी किया है। द रेफरिंग टू द 2013 डायरेक्टिव ऑफ द latest directives of speech they are the headcraft or note is the part of uniform। 2013 के निर्देश में हवाला देते हुए जो नवीनतम निर्देश निर्देशित करता है कि जो एक हेडक्राफ्ट जो हेड स्कार्फ है वर्दी का जो हिस्सा नहीं है, it is the state of the wearing the जो headcraft is not the essential religious participate for the Muslim and cannot the protected under the constitutions। तो इसमें कहा गया है कि मुसलमानों के लिए स्कार्फ पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, इसे जो संविधान का तक जो तहत जो संरक्षित किया जाता है कि भी ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं इसको नहीं पहनेंगे तो कुछ दिक्कत आ जाएगी या उसे बाहर निकल दिया जाएगा या कुछ इस तरह से, ये सारी चीजें हमारे जो बहुत बात बोली गई है। द आर्गूमेंट अगेंस्ट द रूलिंग, तो क्या है जो फैसले के खिलाफ क्या तर्क है। द पेटिशनर हैव द आर्गूड द wearing the hijab is the expressions the protect under the article 19(1)(a) and the constitution which is the granted the right of freedom speech and expression। जो याचिकर्ता ने तर्क दिया है कि हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत जो संरक्षण अभिव्यक्ति है, जो भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गारंटी देता है। द इश्यूज इज थ्रो लीगल क्वेश्चंस द रीडिंग एंड फ्रीडम द रिलीजियस ऑफ वेदर आर द राइट ऑफ द हिजाब इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड। यह मुद्दा धर्म के स्वतंत्रता के बढ़ते पढ़ने पर जो कानूनी सवाल पर उठता है, क्या जो हिजाब पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। कर्नाटका हाई कोर्ट द रूलिंग क्या है। ऑन द मार्च 15 द कर्नाटका हाई कोर्ट इज द डिसमिस्ड द पिटीशंस फिल्ड द सेक्शन ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी। कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला क्या है। 15 मार्च को जो कर्नाटक जो उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में उड़ीपी में जो गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स के जो मुस्लिम छात्रों को वर्ग के द्वारा दायर है, तो गर्ल्स कॉलेज और द कर्नाटका यूडीपी seeking the permissions to wear the hijab inside the classrooms ruling is not the part of the essential religious practice is the Islamic faith। याचिकाकर्ताओं का जो खारिज कर दिया है, जिसमें जो कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी और यह फैसला करने के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है इस्लामिक अवस्था में। इस तरह की बात कही गई है कि ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इस तरह से पहनो या आप हिजाब पहनो, ये हमारी यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, आप जो इसी क्लास में नहीं पहन सकते, इस तरह की बात है। तो स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है, विभाजित फैसला क्या होता है। ए स्प्लिट वर्डिक्ट इज द पास्ट व्हेन द बेंच ऑफ कैन नॉट बी डिसाइड द वे ऑफ द अदर केसेस आइदर द यूनिमोसिस ऑफ डायरेक्ट डिसीजंस ऑफ द मेजॉरिटी डर। तो एक विभाजित फैसला के लिए जो बेंच किसी भी मामले में सर्वसम्मति से या बहुमत से फैसले के दूसरे के तरीके फैसले नहीं कर सकती, तो विभाजित फैसले हो सकते हैं जज की संख्या सम हो। तो स्प्लिट वर्डिक्ट कैन ओनली द हैपन व्हेन द बेंच इज इवन द नंबर ऑफ द जजेस। तो ये क्या है, तो दिस इज द व्हाई द जजेस आर द unusually sit of the bench or number 3, 5, 7 etc and the important the cases even the through the two judges benches known as the division bench are not the uncommon। यही कारण है कि न्यायाधीश आमतौर पर जो महत्वपूर्ण मामलों के जो विषम संख्या 3, 5, 7 आदि के बेंच में बैठते हैं, भले चाहे 2 बेंच हो जिसे जो डिवीजन बेंच के रूप में जाना जाता है। ये असामान्य नहीं है कि ये भी कोई जो ऐसा नहीं है, सामान्य बात है डिवीजन बेंच भी। आफ्टर द वर्डिक्ट के फैसले के बाद क्या होगा, द केस
In the case of the verdict, the case is the hardly the large bench. The large bench of the which is the split of the verdict goes to three judge benches, and the High Court and the appeal can be the performed before the Supreme Court. In the case of hijab, the verdict is the CGI who are the master of the roster and will the constitutes a new large of bench and here the matter. ये विभाजित फैसले के मामले में जो जो है मामले की सुनवाई बड़ी बेंच द्वारा की जाती है कि जिस बड़ी बेंच को जो विभाजित फैसला कर दिया जाता है वह जो उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ हो सकती है या सर्वोच्च न्यायालय के जो समक्ष अपील की जा सकती है। हिजाब के फैसले के बाद में जो सीजीआई ने रोस्टर मास्टर है मामले में सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का जो गठन करेगा। और जो अर्लियर केसेस ऑफ द स्प्लिट वर्डिक्ट, तो इस यानी कि ये पहली बार है, इससे पहले भी जिस तरह के विभाजित फैसले आए हैं। तो जो मई दिल्ली उच्च न्यायालय की 2 जो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं के एक में से जो इसको विभाजित फैसला दिया था, एक ने इसका फेवर किया था, एक ने इसका फेवर नहीं किया था। तो जो टीटीवी दिनांक 2018 के प्रतिनिधिष्ठा के मामले अन्ना मुद्रक जो विधायकों के अयोग्यता चुनौती के मद्रास में उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने इसका आदेश दिया था। तो ये तो हुआ सारा चीजें। देखो ये अब इससे रिलेटेड देखो सर्च देख लेते हैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ द रिलीजियस ऑफ फ्रीडम, तो ये the remote cases of essential education practice test and the Supreme Court cases related to the freedom of the religious। तो देखो पॉलिटी की बात है, तो पॉलिटी की बड़ी दिक्कत है यारो बच्चों। आपको जो है ना यार बच्चों है ना, आपको जो आर्टिकल याद करना हो, देखो जो हर चीज़ है ना एक करने का तरीका होता है। मुझे याद है कि जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो चीज़ें बहुत अलग सी थी, बहुत सारी चीज़ें अलग सी लगती थी। सारे बच्चे वो बहुत सारे बच्चे, और क्या मैं भी उनमें से एक हूँ कि जो ज्योग्राफी जो बहुत सारा अलग वही हार्ड लगता था। अगर आप जो इसे है ना, इसे यूजुअली यूपीएससी में मुझे सबसे पहले ना किसी सब्जेक्ट ने अगर सबसे ज़्यादा डराया तो उसके शुरुआत किया है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इकोनॉमिक्स। मुझे डराया था इकोनॉमिक्स ने सबसे पहले। तो इकोनॉमिक्स है, तो जैसे कैसे डराया, सबसे पहले पता है कि जो सबसे पहले पता है आपको कि अभिनव सर जो पढ़ाते थे, मुझे और मैं एक सवाल लेकर गया उनके साथ, उनके पास जो लेकर चला गया कि यार सर जी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सवाल। उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, अभी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कि और कब होगा ये, तो मेरे से नहीं होते थे। वो कराते थे, वो अच्छा पढ़ाते थे, मेरे से नहीं हो पाते थे सवाल। तो मैंने जो बड़ी टेंशन में आता था कि यार क्या होगा पता नहीं। जैसे करके मैंने जो खुद पढ़ना स्टार्ट किया, फिर अलग अलग जो रिसोर्सेज कलेक्ट किए, पढ़ना स्टार्ट किया। तो इकोनॉमिक्स का डर जो साधारणतः बात करूँ यूपीएससी की तैयारी में एक आम बच्चे को जो ग्रामीण क्षेत्र में से होता है, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स से होती है। और मैं गारंटी लेता हूँ, लिख के ले लो कि भी जो चाहे जो हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आपसे सबसे पहले जो उसे भी सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमिक्स में आएगी। और मैं सबसे पहले जो अपने अर्लियर डेज में जो मैं समझ गया था, जैसे तो स्टार्टिंग थी मेरी कि भाई मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स में पार्ट मेरा कमजोर है, तो मैंने इस पर बहुत सारी मेहनत की, इकोनॉमिक्स मेरा जो स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर जो जिस सब्जेक्ट ने मेरे को सबसे ज्यादा डराया था उसमें था ज्योग्राफी, नंबर 2 पे आता है। मुझे याद है कि जो मेरा जो प्रीलिम्स में सिर्फ 21 दिन बचे थे, तो ज्योग्राफी जो पढ़ने में बैठा तो 2-3 बुक लेकर आया, फिर बैठा और स्टार्टिंग जो 6-7 दिन तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। तो लगभग 15 दिन के आसपास जो मैप सारी चीज़ें ऐसी हो, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 15 दिन मैंने अपने आप को ना अंदर बंद कर लिया, बिल्कुल एकदम कमरे में अंदर बंद कर लिया कि यार मैं करके छोड़ूंगा। ऐसी चीज़ें कौन सी है जो नहीं होगी यार मेरे से। तो फिर मैं जो 15 दिन के बाद जो मैंने अपने आप को पाया कि जो इफेक्ट ये देखा कि आज मैं जो आपको ज्योग्राफी ये पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा ही नहीं है कि जब मैंने जो ज्योग्राफी स्टार्ट की तो बहुत सारे बच्चों को जो कम समझ में आता था, पर जो आज मैं जो प्रॉपरली इस बात से कहता हूँ कि जो ज्योग्राफी के अंदर जो बच्चों का एक जो ट्रेडमार्क स्टार्ट हो गया है कि ज्योग्राफी तो ऐसी है, अब जो इतनी आसान समझते हैं कि ज्योग्राफी तो कर ले जाएंगे। मेरे पास जो इतने मैसेज और जो मेल आते हैं कि मज़ा आ गया सर ये मैं ज्योग्राफी से, कि आज ज़्यादातर तो देखो पता ही नहीं होता आधों को। तो ज्योग्राफी में कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, देखो कुछ भी जो बहुत सारे अच्छे से समझ में आती है और अब अच्छे से उसे समझा पाएंगे जो बहुत सा है। मैं आपको ऐसी एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो हर सब्जेक्ट का जो ऐसा ही माहौल है, जिसे आप जो सोचते हैं एक बाउंडर समझते हो कि भाई ये ज़्यादा हुआ है इस तरह से, तो वो आपको उतना ही डराता है। उसे आप अच्छे से उतना ही समझना है, अच्छे से करना है। बस जो आपको एक सही पढ़ने का तरीका आना चाहिए। आपको अगर यह सही पढ़ने का तरीका आ गया ना, तो आप ना समझ जाते हैं कि जो आपके अंदर कि क्या डर है, कुछ बाहर निकालना है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई विघटन नहीं आएगा, कोई जो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप है ना मान के चलो आपको वो सही तरीका समझ नहीं आया,
तो आप कुछ भी कर लो तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखो सही बताओ, पॉलिटी के अंदर जो पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट है, पर पॉलिटी की जो प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारे जो आर्टिकल्स याद नहीं कर पाते, उसके बाद में जो बहुत सारी चीज़ें जिन्हें यूज करना होता है, मीन्स में भी लिखना होता है, जो सही इस्तेमाल करना होता है, सही जो बहुत सारे केसेस आते हैं पॉलिटी में, साधारण सब पढ़ते हैं। लेकिन जो मज़ा तब है, कब मज़ा है, देखो जैसे ये फ्रीडम्स ऑफ द, जैसे देखो ये केस आया था, तो इसमें जो द फंडामेंटल राइट्स, रिलीजन्स फ्रीडम्स, और जो ये श्रीमुट का केस जो इससे रिलेट करें, आर्टिकल 25 को इससे रिलेट करा, आर्टिकल 19 को इससे रिलेट करा, तो क्या होते हैं सारी जितने जजमेंट हैं उनको इसके सारे साथ रिलेट किया, तो ये होता है सही से पढ़ना। तो सुप्रीम कोर्ट केसेस आर द केसेस रिलेटेड द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पॉलिटी पढ़ाते हैं ना, लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं, और ये आप भी यही करते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक खरीदी और सबसे पहले एक एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जो 1 2 3 4 तक पढ़ते हैं फिर आपको नींद आने लगती है। लेकिन आपको जो फर्स्ट और जो सेकंड थर्ड और फोर्थ इस तरह से कह के जो ये कह सकते हैं कि नहीं मेरे को 6 के बाद नींद आती है, तो झूठ मत बोलना, तो आती सबको है। बहुत सारे जो बच्चे हैं ना बताएंगे कि हमें जो 6 चैप्टर के बाद नींद आ रही है, तो हो सकता है कि भाई किसी को 4 के बाद आ रही है, किसी को 6 के बाद आ रही है। आपको नींद आने का कारण क्या है पता है? इसके पीछे कभी सोचा है? पता है आपको जो इंटरेस्ट जीरो है इसमें, जो आपको मजा नहीं आ रहा है, और जब तक मजा नहीं आ रहा है ना तो आपको समझ नहीं आ रहा, और जब समझ नहीं आ रहा तो दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है पता है? जो आउटपुट। यदि रिजल्ट नहीं आ रहा है ना कोई भी, तो आदमी अपने आप को जो मोटिवेशन नहीं रख सकता। मान लो कि जो डेली वीडियो मैं बनाता हूँ इस तरह से, और जो आप देखते हैं, और सपोज करो आप जो उस पर जो वीडियो पर लाइक ना करें और शेयर ना करें और कमेंट ना करें, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि रिजल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा भाई। तो भाई लेकिन जैसे 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 मैंने उसमें जो मजा आने लगेगा आपको, जो मैं काम भी करूंगा, ठीक है, मान लिया मोटिवेशन की भाई इस तरह से फिर नई नई चीज़ें उसमें करने की कोशिश करेंगे, तो मैं मोटिवेशन के साथ मुझे उसमें काम करूंगा, उसके साथ उसको जो मेरे को फायदा होगा। और एक चीज़ होती है ना, और ये एक एक चीज़ होती है ना जो आगे चलती रहती है और आगे आपको बढ़ाती रहती है। तो देखो ये सारी चीज़ें हो गई, ये मैंने समझा दिया क्या क्या कैसे कैसे क्या होगा। तो देखो हिंदी का देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार क्या है? सियूर मठ मामला और जो आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण, सर्वोच्च न्यायालय के धर्म और स्वतंत्रता से संबंधित मामले। और जो इसमें प्रीलिम स्पेसिफिक देख लेते हैं, व्हाट इज द स्प्लिट वर्डिक्ट, व्हाट हैपेंस आफ्टर द स्प्लिट वर्डिक्ट, क्या होगा इसके बाद क्या होगा। आर्टिकल 19 ए एंड द आर्टिकल 21 जो फर्स्ट है, द डेफिनेशंस स्टेट अंडर द आर्टिकल 12, और जो आर्टिकल 13(3) इज द रिलेटेड, तो ये। और जो जो ईमेल केस क्या है भाई, देखो बीजो ईमेल केस मामला, सारी चीज़ें देख लेते हैं। स्प्लिट ये जो हिंदी वर्जन है। और देखो मेन के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। व्हाट इज द रिसेंट हिजाब, बहुत ज़्यादा चर्चा में इश्यूज, दिस इज द डिस्कस द सिग्निफिकेंस, देखते हैं सिग्निफिकेंस द फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन्स एंड एसेंशियल द प्रैक्टिस टेस्ट। हाल ही में जो है हिजाब का मुद्दा है, धर्म की स्वतंत्रता, आवश्यक परीक्षण, जो अभ्यास परीक्षण पर महत्व पर चर्चा कीजिए, तो क्या है। तो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक देखते हैं, ह्यूमन जो सेक्रीफाइस लॉ और द विच क्राफ्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या समझेंगे इसके बारे में समझते हैं। पहले इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा क्या मैटर है पूरा। द ह्यूमन सेक्रीफाइस द केरला, व्हाट इज द लॉ ऑफ द विच क्राफ्ट इंडियन स्टेट, इस तरह से केरला का केसेस है। तो ये हमारा जो जीएस पेपर 2 में आएगा, गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी में रखेंगे इसको हम, जीएस पेपर 2 में। तो देख लेते हैं ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड द लॉ ऑफ द विच क्राफ्ट। तो ये क्या है, मतलब ये है, आपने देखा होगा गांव में जो ना फलाने की जो औरत जो, या फिर उसकी घरवाली या उसकी बीवी, इस तरह को बोल सकते हैं, ये उसकी बहू टोकते करती है फलाने से। हाँ, जो औरत के सामने बहुत ज़्यादा जो जादू टोना करने आते हैं, और रात रात भर जो कुछ ना कुछ वो करती रहती है इधर उधर, कुछ ना करने पर जो उसके घर में तो फायदा होता है, कुछ इस तरह से करने इधर उधर करने से, और दुनिया के घर में उसका नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें है। ऐसा करने वाली औरत है ना, उसे विच क्राफ्ट कहते हैं। तो हिंदी में जैसे एक तरह से जादूगरनी तो नहीं बोल सकते हिंदी में, उसके लिए बोलते हैं नेगेटिव वर्ड्स होता है एक तरह से। तो कई समुदाय में इसे जैसे महिलाओं के साथ जो ऐसे करती हैं उनके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है बहुत ज़्यादा। उन्हें एक जो मानो किसी को जो झूठा पता चल जाए, कि आपको पता चल जाए कि इंडिया में जो लाइंचिंग बहुत है, जहाँ बहुत सारी होती है, यहाँ पे किसी केस में माना जाए यहाँ पे घर में गाय का जो मीट रखा हुआ तो पल चल जाए, तो ऐसा हो सकता है कि उसको जो उल्टा लटका दे। ऐसा जो विच क्राफ्ट में भी है, यहाँ पे जो गाँव में महिला ऐसे जो टोटके करती होती है, तो ऐसे में जो करते हैं ना, उसे जो महिला के साथ जो समाज में उस महिला के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे पीटा जाता है या मारा जाता है, कई बार उसे जो कम्युनिटी से जो बाहर कर दिया जाता है। ऐसी घटना जो विच हंटिंग भी, इसको विच हंटिंग कहते हैं। और भारत में जो विच हंटिंग, जो भारत के जो विच हंटिंग्स में जो वैसे भी वर्ड्स जो यूज करते हैं, जैसे हम जो मुहावरे के लिए टाइप्स हैं, जो एक फ्रेज भी है
केरला में जो एक महिला को उठा लिया है, यहाँ पे बाद में पता चला कि जो एक गला काट कर उसको दबा दिया और उसको मौत के घाट तो उतार ही दिया, उसको दबा दिया। माना जा रहा है कि जो मामला जो विच क्राफ्ट का है, विच क्राफ्ट का मामला है, जादू टोने का मामला है, उसके तहत जो एक कांड हुआ है। केरला गवर्नमेंट का प्रयास है कि जो घटना को जल्दी से पहुंचे और जो जादू टोना करने का मतलब है यहाँ पे जो आप जो 21 सेंचुरी में, तो आप जो इस प्रकार की चीजों को जो विश्वास करते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है इसके ऊपर। आप इसके ऊपर जो नेशनल लॉ जो एक करंट कानून, एक सेंटर करंट का कोई सेंट्रल कानून इस पे नहीं है कि हमारे जो इसे जो ना पूरे हम इसे बोल सकते हैं, जैसे बोलता है, मैंने भी बताया था विच क्राफ्ट को, इसे चुड़ैल बोल सकते हैं, जो एक वर्ड है। तो इसे देखें तो ये पूरे देश में जो विच क्राफ्ट के जो केसेस जो की बात, चलिए बात करते हैं किस प्रकार राज्य में ये कानून है और ये विच क्राफ्ट के ऊपर है, तो सारी चीजें देखेंगे। तो ये तो मैंने एक तरह समरी टाइप बताया, तो अब इसके रिलेटेड देख लेते हैं इसके लिए। तो इस रिलेटेड तो वो टू वुमेन इन द केरला, तो ये दो वुमेन की बात है, दो औरतों की बात है। केरला में दो महिलाओं के साथ कथित तौर पर जो अपहरण कर लिया या तो सिर पर जो काट दिया गया और उन्हें जो पथनमथिट्टा जिले में जो एंथूल गांव में जो जादू टोना अनुष्ठान हिस्से में जो दफनाया गया है। तो अकॉर्डिंग तो क्या कहता है हमारा जो डिटेल्स है, अकॉर्डिंग टू 2021 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो reports the three states of India, the Chhattisgarh 20 and the Madhya Pradesh 18 and the Telangana 11, the counties for the 49 out of the 68 the registered cases of the witchcraft of the country। 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो भारत के 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और 11 जो जादू टोना किस तरह से 68 पंजीकृत मामलों में जो 49 के जिम्मेदार हैं। India is there is the no common the central law of the criminalization the crime is this crime के लिए तो action the furthering the behalf of the witchcraft but the state laws of the exit, but लेकिन state के जो कुछ law है इसमें also the Maharashtra and the Kerala, जो कर्नाटका have the acts related to the backs magics and the superstition, but they are the not the mention the witchcraft or the particularly। उन्होंने बिल्कुल इस तरह से इसको नहीं जो मतलब बताया, इस दूसरे इसके नियम है इसके रिलेटेड। तो भारत में जो सामान्य केंद्रीय कानून नहीं है इसके बारे में, कोई जादू टोना विश्वास में आगे बढ़ने वाली कार्यवाही को आपराधिक मानते हैं, लेकिन उसको फिर आगे छोड़ दिया था, कोई इसका कानून तो है नहीं इसमें, लेकिन राज्य में मौजूदा कोई कानून नहीं है। साथ में जो महाराष्ट्र कर्नाटक में काले जादू और अंधविश्वास से संबंधित अधिनियम, लेकिन जो विशेष रूप से जादू टोना को उल्लेख नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या अंधविश्वासों पर अंकुश लगाने के अलावा जो इसमें जो कानून मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पेश किए गए हैं, जिन्हें जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो चुड़ैल का रूप दे दिया गया, तो उनके लिए हैं ये कानून जितने भी हैं। तो ऐसी घटना के सामने आई है जो आमतौर पर समुदाय की बीमारी या असामान्य परिस्थितियों को फैलाने वाले लोगों की तो दहशत फैलाती है। तो ये विच क्राफ्ट क्या है? विच क्राफ्ट इज द आर द डिफाइंड आर द वोमेंस वी आर द थॉट द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी passes the power of the harming the others and they are the black magic is the evil's eyes and the mentress the chants which is the hunting। चुड़ैल क्या? चुड़ैलों को उन महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें समाज के द्वारा काले जादू, बुरी नजर या मंत्र की जो काले माध्यमों के साथ जो नुकसान करने की शक्ति के लिए सोचा गया है। इसे डायन या शिकार इस तरह से बोल सकते हैं। तो विच हंटिंग क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। चुड़ैल के शिकारों के में जो पीड़ित है, विशेष रूप से जो महिलाओं के चुड़ैल के रूप में जो ब्रांडिंग करना शामिल है, इस प्रकार के नुकसान पहुंचाने के लिए अलौकिक शक्तियां रखने का जो आरोप है, और पीड़ित कई प्रकार की यातना दी जाती है। जो पीड़ित होती है उसे बहुत सारी इस तरह की यातना देखने को मिलेंगी। मारपीट की जाती है, जलाया जाता है, गांव में जो नंगा करके घुमाया जाता है, मानव मल रखने के लिए मजबूर किया जाता है, खाने के लिए उसको मल खाओ, जिस तरह से मानव जो मल होता है। तो ये हमारा कभी कभी इसके साथ बलात्कार भी किया जाता है। कुछ मामलों में जो इसके बाल काट दिए जाते हैं और फिर जो पीड़िता के जो बच्चों को भी सामाजिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है, यहाँ तक उन्हें बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो बैकग्राउंड तो बिहार इसका देख लेते हैं, बिहार एंड द झारखंड। तो बिहार इज द बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ द मैटर 1999, द स्टेट ऑफ प्रिवेंशन व्हिच इज द विच प्रैक्टिस एक्ट 1999 says the what are the intended to provide the effective measures to prevent which are the practice and the identification of the women as the which they are the prevision of mostly prevent the tribes area। तो 1999 बिहार और झारखंड में, क्योंकि बिहार से ही बना था, झारखंड बना था, तो इनमें सबसे पहले तो 1999 में इस मामले में कानून बनाने वाला पहला राज्य बिहार था। और राज्य के लिए डायन प्रथाओं का रोकथाम अधिनियम 1999 में कहना है कि यदि प्रथाओं को चुड़ैल प्रथाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करना और महिला को एक चुड़ैल के रूप में पहचानना, उसके साथ उत्पीड़न के ज़्यादातर
जातीय क्षेत्रों में प्रचलित था। A jail terms of the extending of the 3 months and fine the 1000 is the mentioned of these are the case। इस तरह की जो एक महिला के साथ डायन बताकर उसे नुकसान पहुंचाने वाले 3 महीने के लिए उसे जेल है और 1000 रुपये का जुर्माने का उल्लेख है। इस तरह से अगर कोई इस तरह से बोलते हैं, देखो आपस में लड़के लड़ती हैं तो उससे इस तरह से बोलती हैं, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, तो ऐसा अगर मान लिया किसी स्टेट में है इस तरह का कानून है तो उसे जो तीन महीने की जो जेल हो जाएगी और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और बिहार की तर्ज पर जो झारखंड ने एक नए स्वतंत्र राज्य 2001 में जो अपना कानून इसको तरह बनाया था, तो छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़, तो ये यहाँ पर जो जोधा टानी तो टोहानी जो परिटिंडा निवारण अधिनियम 2005 में लागू हुआ, जहाँ पर टोहानी डायन के लिए एक शब्द है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को टोहनी के रूप में जो पहचानने के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसे उत्पीड़न के लिए 5 साल तक कठोर कारावास की सजा भी निर्धारित है। एक व्यक्ति को कथित इलाज और जानवरों के नुकसान पहुंचाने के कृत्य को दंडनीय अपराध के रूप में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर जो उड़ीसा, अब नेक्स्ट है उड़ीसा ने भी, यहाँ पर उड़ीसा राज्य ने जो 2013 में कानून को उद्देश्य चुड़ैल के जो शिकारों खतरे से निपटाने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करना है। इसमें सबसे चुड़ैल डॉक्टरों का उपयोग जो महिलाओं को ठीक करने का दावा करते हैं उनके लिए दंड का घोषणा है। राजस्थान डायन शिकार निवारण जो अधिनियम 2015 में पिछले कानून को समान कुछ प्रावधान है। यहाँ पर जो अवधि है 3 साल से कम नहीं है होनी चाहिए। इसमें जो 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कम से कम जो 50,000 रुपये का जो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो जादू टोना करने के लिए अभ्यास दंडित किया जाना और डायन डॉक्टर के दवा होने पर जो दावा करने पर वो व्यक्ति को जो विभिन्न प्रकार के दंडों को निर्देशित किया गया है। असम में देख लेते हैं इस तरह के क्या कानून है। तो जिस राज्य में हाल ही में 2018 में जादू टोना के खिलाफ एक जो कानून बनाया गया, पिछले जो कानून में से बने जो असम सबसे अधिक जो विशिष्ट प्रावधान जो बनाए गए और जो जुर्मानों के लिए वृद्धि की है। इसमें अखिल भारतीय ऑल इंडिया देख लेते हैं जो 2020 ये हमारा 2016 द प्रिवेंशन विच हंटिंग्स बिल 2016 इज द इंट्रोड्यूस द लोकसभा इज द बीजेपी राघव लखनपाल। तो ये 2016 का तत्कालीन भाजपा सांसद लखनपाल द्वारा लोकसभा में जो प्रिवेंशन ऑफ द विच हंटिंग बिल्स 2016 में पेश किया गया। इसके तहत मुद्दों के तहत जो शामिल किया गया, लोगों को महिला के डायन समझने के पर जो कारणों के लेकर पुनर्वास और जो जागरूकता कार्यक्रम के लिए सरकार को करना चाहिए। और हालांकि यह संशोधनों के लिए आगे बढ़ाने के लिए गुजर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी न्यूज है भाई, तो ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली जो है ना कमेटी को पता चलता है कि जो ये बनाई गई है ये भारत के अंदर किसी भी जो हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए और जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे काम करे जिसके लिए ये बनाई गई है। इसमें जो हिंदी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो 15 साल तक हिंदी और अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की गई थी। लेकिन जो अंग्रेजों के टाइम पे चल रहा था तो वहाँ पर जो अंग्रेजी तो भाई जैसे रिकॉर्ड चल रहा है इंग्लिश में ये सब चीज़ें, तो इंग्लिश में ठीक, उस इंग्लिश में रहने तो इंग्लिश करते हो। हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो प्रमोट करेंगे उसका यूज बढ़ाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज भी कमेटी जो बढ़ाएंगे। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी आज़ादी के बाद जो 11वीं कमेटी है, ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये चीज़ सौंपी गई है। फिर जो इसका पार्लियामेंट में जो इसको रखा जाएगा, संसद में इसे जो राष्ट्रपति हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी रखेंगे। और माना जा रहा है कि जिसमें कुछ इस प्रकार की जो रिकमेंडेशंस है, जो आपकी जो पढ़ाई जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टरेट है, जो जितनी भी मान लिया डॉक्टर की पढ़ाई है वो हिंदी में होगी। अमित शाह जी हमारे जो है उन्होंने इसे जो है ना भोपाल में कुछ ऐसी इससे रिलेटेड किताब भी जो है लॉन्च कर दी है हिंदी में। जो है ऐसे क्यों नहीं होता कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यदि कोई अधिकारी हिंदी में बात नहीं करता तो या इंग्लिश कटर छाटता है तो उसके ऊपर जो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो आप जो इस साउथ में 2 प्रकार के स्टेट जिससे भटक गए हैं, इससे साउथ के तो लटक गए इसमें, तो भटक गए लटक गए की बात है कि ज़बरदस्ती उन पे जो बात ये बोल रहे हैं कि नहीं ज़बरदस्ती वाली बात है, तो भी हमारे पे तो हम हिंदी थोप रहे हो। वो कह रहे हैं या तो इंग्लिश को या फिर कन्नड़ मलयालम को जो इस प्रकार की जो बात करो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी 2020 में आई थी, उसमें भी कहा गया था कि जो बेसिक एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए। इस प्रकार की कमेटी के बारे में जो आप बहुत सारी बात बताऊँगा। तो भाई ये लैंग्वेज कमेटी के जो हेड होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। तो देख लेते हैं हमें अमित शाह जी हैं तो इसके हेड है, कोई भी होगा जो उस टाइम पे तो इसका हेड होगा। तो देख लेते हैं। तो ये हमारा जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट।
तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी क्या है? द 11th वॉल्यूम ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी द हेडेड द होम मिनिस्टर अमित शाह वाज द सबमिटेड द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता वाली जो राजभाषा समिति की रिपोर्ट जो 11वीं खंड द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी गई है। इसमें तमिलनाडु, केरल और मुख्यमंत्री जो नाराज प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिन्होंने रिपोर्ट में हिंदी जो गैर हिंदी में जो भाषी जो राज्य पर जो हिंदी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रकाश का जो रूप में वर्णित किया गया है। तो डिटेल्स देख लेते हैं इसमें बारे में क्या क्या है भाई। देखो, द कमेटी of Parliament of on the official languages of set after 1976 under section the 4th and the official language act 1963 section 4th and the act says there shall be the constitutions the committee official language and the resolutions that are the effect of the mode they either the house of parliament and provide the sections जो sanctions the president passed the both houses। तो ये क्या है हमारा जब विवरण के देख लेते हैं इसमें। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति गठन जो अधिनियम 1963 के धारा 4 के तहत जो 1976 में किया गया था। अधिनियम के धारा 4 में कहा गया राष्ट्रपति के पूर्व जो स्वीकृति संसद के किसी भी सदन के आज से प्रस्ताव को पेश करने और दोनों सदनों के पारित करने का राजभाषा का एक समिति गठन किया जाएगा। द कमेटी इज द चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर एंड इट हैज बीन द accordance of the provisions 1963 act it has been the 30 members 20 जो MPs from लोक सभा एंड द 10 MPs from the राज्य सभा। समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री करते हैं। 1963 में जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो इसमें 30 सदस्य हैं, लोकसभा 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। The job of the committee of review of progress. These are the Hindi, the official purpose, and to make the recommendations of increase the usage of Hindi and the officials communications under the provisions Act 1963. Act the panels submitted the report of president who shall the then are the cases the report of the laid before the houses of parliament and the sent the state government. समिति का अर्थ जो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी का प्रयोग में की गई प्रगति के लिए समीक्षा करना और सरकारी जो संचार और हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिश करना है। 1963 में अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो अपनी पैनल रिपोर्ट में राष्ट्रपति को सौंपता है, तब रिपोर्ट में संसद के प्रति जो समक्ष रखेगा और जो सभी प्रकार की सरकारों को ये भेजी जाएगी। द मेजर रिकमेंडेशन क्या है? द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट मुर्मू एंड द September 9 on the SA. They are the member of committee in note is the public domains. The sources of the committee it has been the made around the 100 recommendations, including the Hindi should be the medium of the institution, IIT and the IIMs and the central universities in the Hindi speaking states. प्रमुख सिफारिश क्या है? शाह ने समिति के अन्य सदस्यों जैसे 9 सितंबर को जो राष्ट्रपति मुर्मू ने सौंपी गई रिपोर्ट के सामने सार्वजनिक नहीं है। यह समिति के करीबी सूत्रों से 100 सिफारिश की हैं, जिसमें जो हिंदी राज्यों के लिए IIT, IIM और जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। The language of used for the communication and the administration should be the Hindi, and the efforts not with the made of the teacher the curriculums of Hindi and but is the latter of the not mandatory. The panels of the land and takens the serious views of officers other the employees and the central employment who and with the Hindi speaking the state. प्रशासन के संचार के प्रयोग हो जाने वाली भाषा हिंदी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में हिंदी के पढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन इसके वाली भाषा अनिवार्य नहीं है। इसमें समझ आता है कि पैनल के केंद्रीय जो सरकार के उन अधिकारी और कर्मचारियों को गंभीरता से लिया गया है जिसमें जो कर्मचारी को हिस्से का उपयोग नहीं करते हैं। एक्सेप्शन क्या है? स्टेट ऑफ द तमिलनाडु एंड द केरला exempt of the officials language Act 1963 and the rules of the regulations of Act 1976. The law of the implemented only are the categories and the states which is the official language in Hindi. तमिलनाडु और केरल जैसे जो राजभाषा अधिनियम 1963 अभिनव के लिए विनिमय अधिनियम के 1976 के अनुसार छूट दी गई है। कानून को केवल जो इस श्रेणी के राज्यों में लागू किया है जिसमें जो आधिकारिक जो भाषा हिंदी है। तो रिलीजन देख लेते हैं। रिलीजन्स इंक्लूड द स्टेट ऑफ द बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। द रीजन बी में क्या है? तो इंक्लूड द गुजरात, महाराष्ट्र एंड पंजाब, यूनियन टेरिटरीज, छत्तीसगढ़, दमन और दादरा नगर हवेली। तो ए क्षेत्र में जो हमारे जो है बिहार हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य, केंद्र शासित राज्य दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें शामिल है। क्षेत्र बी में कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब, केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ और दमन दीव इसमें नगर हवेली इसमें है। तो इसमें अदर स्टेट्स ऑफ द हिंदी एज द देन द 65% एंड द स्टेट अंडर द रीजन सी। तो हिस्ट्री देख लेते हैं इसके राज्य के जहाँ पर हिंदी का उपयोग 65% से कम है, यहाँ पे सी के अंतर्गत जो सूचीबद्ध है। संविधान निर्माताओं की तय करना था क्या था कि जो गणतंत्र के पहले जो 15 वर्ष के जो 15 वर्ष के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जो आधिकारिक भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण में जो तीव्र हिंदी विरोधी जो आंदोलन के मद्देनजर जो केंद्र ने घोषणा की जो 1965 के बाद अंग्रेजी का उपयोग जारी रखेगा। और द ऑन January 18, 1968, the Parliament passed the official language resolution of building the comprehensive progress, increased the use of Hindi and the official language purpose. They are the Union of India. 18 जनवरी 1968 को संसद ने भारतीय संघ द्वारा आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिए राजभाषा प्रस्ताव पारित किया। The with the active promotions of Hindi being the mandates Article 19 and 351 the Constitution official language and committee and set up the review and promote the Hindi in official committees. The first report of the committees was the submitted 1987. The ninth reports and the submitted 2011 by the panels of heads. होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम उस टाइम पे इसके हेड थे, जो हमारे गृह मंत्री थे। तो ये हमारे संविधान अनुच्छेद 351 द्वारा जो अनिवार्य रूप से हिंदी के प्रचार के साथ जो आधिकारिक संचार के हिंदी के उपयोग की समीक्षा और प्रचार करने के लिए राजभाषा समिति का गठन किया गया था। समिति की पहली रिपोर्ट जो 1987 में प्रस्तुत की गई थी। 9वीं रिपोर्ट जो 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम अध्यक्षता में इनके द्वारा पैनल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रिलेटेड सर्च देख लेते हैं इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है, जो इट्स रूल क्या है, आर्टिकल जो 343 और 351 के बाद अधिकारी भाषाएं, राज्य जो शास्त्रीय भाषाएं, 8वीं अनुसूची क्या है, अनुसूचित जो अनुच्छेद हमारा 343 से जो 351 तक बात है। तो पहले हम स्पेसिफिक देख लेते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी क्या होता है, टोटल मेंबर्स ऑफ द हेड ऑफ द कमिटीज, रिकमेंडेशन क्या है, आर्टिकल जो 351 एंड द 344। जो राजभाषा समिति कुल सदस्य के जो प्रमुख है, अनुशंसा जो अनुच्छेद हमारा 351 और 344। मैंने स्पेसिफिक के लिए देख लेते हैं। तो रिलीजियस लैंग्वेज बिकम द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज इन स्टेट, दे आर द क्रिटिकल लैंग्वेज ऑफ द स्कूल्स हैविंग द कॉमन ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। क्षेत्रीय भाषाओं को जो आधिकारिक भाषा बनाई गई है, इसके लिए आलोक के राष्ट्रीय स्तर पर जो समान राजभाषा होने का जो समालोचना विश्लेषण कीजिए। तो इसमें देखो ये बोल रहा है कि जो ये बनाई गए हैं रीजनल लैंग्वेज की बात बना रहे हैं, तो रीजनल की बना देंगे कि भाई यहाँ कन्नड़ है, यहाँ पे ठीक कन्नड़ में काम होगा। लेकिन जब यहाँ सेंट्रल में काम होगा, या तो इंग्लिश है या हिंदी है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें नहीं समझ सकता सारी चीज़ें, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इस डायरेक्शन में हमें लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अरुणाचल जो स्नो लेपर्ड्स। तो क्या है हमारा, इसके बारे में समझेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पार्क है नामदहा पार्क। वहाँ पर लोग जो भ्रम हो रहा है कि जो स्नो लेपर्ड्स पाए गए हैं, बहुत ही जो रेयर यूज फेसेस के दिख रहे हैं। किस्मत मानो, या तो ये अगर आपको दिखते हैं, क्योंकि दिखने अभी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इनसे जो दिखने के बाद जो ये जिंदा छोड़ दे, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर बैठे होते हैं, इनका होना जो इकोसिस्टम के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो इस चीज़ में देखते हैं देखते हैं ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, कंजर्वेशन रिलेटेड द इशू में आ जाएगा हमारा। तो अरुणाचल प्रदेश स्नो लेपर्ड्स में क्या, स्टेट ऑफिशियल्स आर द अर्लीस्ट अवेटिंग द एनालिसिस ऑफ डेटा द सर्विस द कंडक्ट 2021 द असर्टेंस ऑफ प्रेजेंस इन। तो ये हमारा क्या, राज्य के जो अधिकारी विश्व वन्य जीव कोष जो फॉर नेचर WWF ये हमारा वो नहीं है लड़ाई वाला, तो ये हमारा ये फूड कंजर्वेशन वाला है। तो ये तकनीकी सहयोग के लिए एक मानवीय हिमतेंदु उपस्थिति होने का पता लगाया है। 2021 में इस तरह सर्वेक्षण के आंकड़ों के लिए विश्लेषण जो वर्ल्ड लाइफ फंड जो नेचर, इस तरह इसकी फुल फॉर्म है, ये आती है, कई बार पूछी गई है WWF की। के लिए संरक्षण के लिए विश्लेषण के भी सब इसका इंतजार कर रहे हैं। डेटा के लिए पश्चिमी बंगाल, तवांग और जो पूर्व के जो अनिनी के जो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऊंचाई वाले हिमालय बेल्ट में एकमात्र किया गया है।
तो व्हाट इज द इशू, क्या है मामला, क्या है। हिम तेंदुआ अरुणाचल प्रदेश के जो चांगलांग जिले में जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में कभी नहीं देखा गया, नहीं दर्ज किया गया है। म्यांमार की सीमा से 1985 वर्ग किलोमीटर के रिजर्व समुद्र तल से जो ऊंचाई 200 मीटर से लेकर 4571 मीटर तक है। तो ये जो नामदफा इज द नोन एज द होम ऑफ द 3 अर्लियर लार्ज कैट्स। तो ये हमारा टाइगर हो गया, लेपर्ड्स होगा, द क्लाउडेड द लेपर्ड्स। ये हमारा नामदफा बड़ी अन्य बिल्लियों का घर है, जहाँ पे बाघ, तेंदुआ, बादल वाला जो तेंदुआ यहाँ पे जो है, ये है जो विश्व का राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए का निवास स्थान है, जिसपे जो लीसू जाति है समुदाय का एक शिकार दावे का निर्धारित है, जिसके पास जो मांसाहारी की खाल थी। तो ये एक तरह के शिकारी, तो उसके भी मांसाहारी इस तरह खा ले, तो वो दावा कर रहा है। रिपोर्ट में नामदफा के लिए रामदफा में जो जानवर की जो मौजूदगी के बारे में जो वास्तविक सबूत नहीं दिया गया था। जो पार्क के विशेष अधिकारियों ने एक जो चेकलिस्ट बनाई और जिसमें जो लिसस के था त्वचा की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। हिम तेंदुआ क्या है, स्नो लेपर्ड्स। हिम तेंदुआ जो पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में जो स्वास्थ्य के संकेत के कार्य के रूप में करते हैं और इसे खाद्य वेब के लिए शीर्ष ये है। इसमें जो मोटे जो भूरे रंग के जो रंग वाला कोट होता है और जो बड़े भूरे वाले रंग कोट के साथ दिखाई देता है। इसके जो एशिया की बड़ी चट्टानें और ऊंची पहाड़ों के साथ साथ पूरे जो घुलने मिलने की जो मदद करती हैं। और जो प्राकृतिक वास क्या है, मध्य एशिया के जो पहाड़ी प्रदेश में जो तेंदुओं के एक विशाल जो लेकिन जो खंडित वितरण है। वे मध्य और जो दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में उन्होंने पाया कि पूर्वी हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो कंजर्वेशन जो हमारा जो स्टेटस, तो बातचीत स्तर क्या है, ICUN। तो ये हमारा है तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन स्टेट्स लिस्ट ऑफ द। तो ये हमारा क्या है, ICUN विश्व स्तरीय जो संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में कमजोर रूप से जो सूचीबद्ध है। और ये जो प्रलुप्त जो प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो कन्वेंशन ऑफ प्रिसिस्ट सिटीज प्रवासियों का सम्मेलन के लिए CMS जो वैश्विक स्तर पर भारत और दोनों प्रजातियों के उच्चतम स्तर पर प्रदान करता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में द कंजर्वेशन और द एफर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के संरक्षण के प्रयास क्या है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड्स प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए एक केंद्र जो सार्थक जो समर्थित कार्यक्रम है, जो सुरक्षित हिमालय वैश्विक पर्यावरण और जो सुविधा परिवित पर पोषित है। 2019 में आबादी की निगरानी के लिए हिम तेंदुआ की आबादी आकलन करना एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का शुरू किया गया था। तो इससे रिलेटेड सर्च देख लेते हैं, जो हमारे पूछे जाएंगे, तो इससे हमें थोड़ा रिलेट सर्च करना है, इससे आपको पता होना चाहिए। तो नामदफा पार्क एंड टाइगर रिजर्व कहाँ है, ICUN और सिटीज। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, IUCN और जो CITs के बारे में देखना है। तो अबाउट द स्नो लेपर्ड्स एंड द हैबिटेट स्ट्रीट्स ऑन द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द हमारा कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया। तो हिम तेंदुआ के बारे में उनका आवास, धमकी और आप जो बातचीत और भारत के संरक्षण का प्रयास क्या है, इसके बारे में देख लें। तो UPSC क्वेश्चन ये हमारा देख लेते हैं। इसमें देखो ये है स्पेसिफिक क्वेश्चन है, भारत हिम तेंदुआ के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हिम तेंदुआ जो अल्पाइन और जो अल्पाइंस क्षेत्र में जो 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। दूसरा हमारा जो इस स्थिति में जो संकटगत जो सुभेद IUCN की सुधार की हुई है। तो थर्ड है हमारा जो यह केवल जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। इनमें कौन सा गलत है, तो इसमें भाई 1 2 3 2 3 1 2 3 और ऑल दीज आर। तो इसमें भाई हमारा गलत पूछा गया है, तो इनमें सारे ही हमारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में देखेंगे क्या है मामला, सारी चीजें। तो हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत जो न्यू ट्रेन का जो इनोग्रेट किया है। और जो वहाँ चुनाव है जो वंदे भारत एक्सप्रेस, तो डिब्बा स्वयं इसमें हर डिब्बा इसमें स्वयं चल रहा है, इस तरह की बात है। माना जा रहा है कि जो भारत में राजधानी के बाद जो कुछ नया तगड़ा काम किया है, तो सेकंड जो रेवोल्यूशन इंडियन रेलवे और जो भारत में खुद बनाया हुआ है, तो सेमी हाई स्पीड है। ये हमारा 160 से जो 180 किलोमीटर की स्पीड के बीच में काम करता है। ये जो फोर्थ नंबर का जो वंदे भारत ट्रेन है, थर्ड और जो फोर्थ ट्रेन को जो ये है जनरेशन की है, इनको 2.0 ट्रेन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अलग तरह के जो इस फीचर्स हैं ट्रेन में, कुछ अलग तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसमें देखो ध्यान रखना, इसमें कोई भी गगाड़ नहीं बैठता, जैसे नॉर्मली ट्रेन में होता है हमारा गगाड़ होता है। तो देख लेते हैं इससे जो वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है। तो ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द फ्लैग ऑफ द इनोग्रेट रन्स ऑफ द लेटेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन द अंदुरा।
तो अंदौरा रेलवे स्टेशन एंड द हिमाचल प्रदेश ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अंदौरा रेलवे स्टेशन पर नवीनतम वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन को हरी झंडी दिखाई है। इसके बारे में देख लेते हैं। अब अंदौरा के नई दिल्ली के बीच में जो चलने वाला जो यह है सप्ताह के 6 दिन, जो ये बुधवार को चलेगा, बुधवार को छोड़ के अंबाला, चंडीगढ़, अनंतपुर साहिब और जो ऊना तक रुकने का जो परिचालित होगा ये यात्रा का जो आरामदायक और तेज तरीके से प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की मदद मिलेगी। कि इसमें जो लोग आएंगे जो जल्दी आएंगे और जो अच्छी आरामदायक होगी। वंदे भारत जो ट्रेन क्या है, वंदे भारत ट्रेन इज द इंडिजियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चरिंग द हाई स्पीड्स ऑफ द सेल्फ the proliferated and the proliferated trains and the touted as the major leaps. They are the Indian Railway in terms of speeds and the passenger convenience since of the introduction of राजधानी ट्रेन्स। वंदे भारत ट्रेन स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अर्ध जो उच्च गति और जो स्वचालित ट्रेन है, जिसे राजधानी ट्रेन की जो शुरुआत के बाद जो गति और यात्री सुविधा के मामले में भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी है छलांग के रूप में जाना जाता है। The first Vande Bharat was the manufactured in the integral coach factory ICF the Chennai as the part of the Make in India program. It is the cost of about the 100 crore. The first Vande Mataram जो Vande Bharat जो manufactured was the integral coach factory ICF the Chennai part of the Make in India and the program cost of the ये हमारा जो 100 crore। the पहले वंदे भारत जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF जो चेन्नई के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के रूप में जो किया गया है, जिसकी लागत जो लगभग 100 करोड़ है। पहले वंदे भारत जो निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF जो चेन्नई मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किया गया, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़। वंदे भारत 2 द न्यू वंदे भारत ट्रेन दिस इज द सेकंड एंड द गांधीनगर मुंबई दे इज हैव बीन द doubled Vande Bharat 2 because the certain the upgrades they are the received over they are the procedures and the trains running from the Delhi to the Varanasi and Katra they are the new trains and around the जो हमारा 115 crores and the 15 crores more than the previous the provision। वंदे भारत 2 जो नई वंदे भारत ट्रेन है, यह एक गांधीनगर जो मुंबई ट्रेन को जो वंदे भारत 2.0 करार दिया गया है, क्योंकि जिन्हें जो अपने पूर्ववर्तियों दिल्ली से वाराणसी कटरा तक चलने के लिए ट्रेनों में कुछ अपडेट मिले हैं। नई ट्रेनों की लागत जो लगभग जो 115 करोड़ रुपए है, जो पिछले संस्करण की तुलना में 15 करोड़ से अधिक है, तो अधिक प्रगति से लैस है। यहाँ पे जो वंदे 2 जो ट्रेनों के लिए 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है, जिसकी जो शीर्ष गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन का वजन जो 352 टन है, पिछले संस्करण की तुलना में 38 टन हल्का है। इसमें जो 3.87 से जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3.26 जो बेहतर जो राइडिंग्स ऑफ द इंडेक्स बेहतर काम है। द ट्रेन ऑफ द वेजेस अराउंड 392 tons and 30 tons lighter than the previous the versions। द सेफ्टी फीचर क्या है, सुरक्षा विशेषता क्या है वंदे भारत ट्रेन 2.0 द ट्रेन द कवच नाम के रूप में जो ये टकराव और जो बचाव प्रणाली TCAS से सूचित है, जो पिछली ट्रेनों से नहीं है। इसमें जो ट्रेन कोलाइंस द एडवांस जो अवॉइडेंस सिस्टम है, जो पिछली ट्रेनों में नहीं था। कोई भी कोच जो कोच हैं, कोच 3 घंटे में जो बैटरी बैकअप के साथ है, बैटरी भी बैकअप इस तरह से डिजास्टर लाइट में भी लैस है। जो ट्रेन में जो भारी हिस्सों में जो के ऊपर जो 8 जो प्लेटफॉर्म जो साइड कैमरे लगे हुए हैं। कोच की पैसेंजर गाइड और कम्युनिकेशन की सुविधा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर के साथ भी आती है, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारा। तो ये हमारा जो पेडिस्ट ऑफ द पेटलाइजेशंस एंड द टेरोफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। अभी जो बारिश हुई थी, तो कई जो यहाँ पे जो धान बारिश में जो गल गया है, बहुत से किसानों का अभी जो हार्वेस्ट जो लेट होगा, यहाँ पे कटाई लेट होगी धान की, क्योंकि वो कुछ में जो पानी भरा हुआ है। तो जब बारिश हो गई तो फिर देखो वैसे भी कच्चा रहता है, तो उसका तो तना वैसे भी नहीं सूख पाता जो स्ट्रॉ होता है। तो अब खेत खाली करना है। अक्टूबर के लास्ट में जो गेहूँ बोना होता है,
तो ये स्टार्टिंग में अक्टूबर से स्टार्ट में जो बोना स्टार्ट हो जाता है और नवंबर तक चलता है। गेहूँ यहाँ तक कि दिसंबर में बो देते हैं। तो वो तो अब देखो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे वहाँ जो भाई ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से तो गेहूँ बोओगे तो जैसे खेत में जो पानी खड़ा है तो ऐसे में जो हम उसके ऊपर जो घास जो धान निकाल लेते हैं और फिर जो उसको जो स्टोव को जला देते हैं। इस जो पशुओं को इसे पशुओं को नहीं खिलाते, जो स्टोव होता है जो इस तरह का ये होता है धान, इसे पशुओं को नहीं खिलाते, क्योंकि हालांकि खिला देते हैं लेकिन जस्ट वैसे खिलाना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसमें जला दिया जाता है। इसे जलाने पर जो यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता है। और एनसीआर में जो गवर्नमेंट ऐसी जो स्कीम लेकर आई है, जो ऐसा फैक्ट्री लगाएगा जिसमें जो है ये पेटिजाइजेशन और जो ये टोलिफिकेशन होगा, तो इसमें जो इसका यूज करेगा तो थर्मल पावर प्लांट बनाने में इस कोयले के साथ यूज कर सकता है इसे, इससे बिजली बनेगी और सरकार फैक्ट्री लगाने के लिए इसलिए सब्सिडी देगी। तो सारा ये पूरा मैटर मैंने समझा दिया उसमें जो बिल्कुल शॉर्ट में। अब इसके बारे में तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं, थोड़े थोड़े फैक्ट। सेंटर हेल्प्स द पेडिस द स्टोर द pellets units and the state to the stables burning। तो ये देख लेते हैं। तो केंद्रीय सरकार पर्यावरण मंत्रालय ने उद्योगपति की और जो उद्योगपति की धान पुराल जो पेलेटाइजेशन और जो टोरिफिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की योजना की है। यहाँ विवरण के देख लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड CPCB, ये हमारा सेंट्रल पोल्यूशन सेंटर बोर्ड, तो ये धान पुआल और जो पेटेलाइजेशन के लिए टोरिफिकेशन संयंत्रों की स्थापित बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित योजना के लिए निर्देशित की जा रही है। और इसमें जो जितना भी हमारा CPCB है, जो निर्देशित बायोमास आपूर्ति श्रृंखला के अनुसार महत्वपूर्ण अंतर को जो पाटेंगे और इसमें जो है जो इस प्रोत्साहन योजना के लिए व्यक्तियों को कंपनियों के लिए टोरिफिकेशन और जो पेटाइजेशन प्लांट स्थापित करने के लिए एक मुश्त जो सहायता राशि दी जाएगी। और नॉन जो टाइफाइड्स पेलेट नोइड जो प्लांट के लिए अधिकतम अनुदान जो रुपए की कैप जो 14 लाख टन प्रति घंटा जो प्रति टन प्रदान किया जा रहा है 70 लाख। एक फटे हुए जो प्लांट के लिए रुपए की अधिकतम अनुदान जो रुपए की कुल जो कैप जो 28 लाख प्रति टन घंटा प्रदान किया जा रहा है। 1.4 जो करोड़ यह वित्तीय सहायता केवल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, NCR जिलों के लिए उत्पादन भूसे के उपयोग कर के लिए संयंत्र इकाइयां स्थापित करने के लिए प्राप्त की जा सकती है। केंद्र के लेखांकित किया यहाँ पे जो एक बार में योजना होगी और ये नियमित प्लांट की कुल पाई का जो 40 करोड़ रुपए के लिए पात्र होंगे। तो ये टोरिफिकेशन क्या होता है, बायोमास से कोयला ईंधन बायोचार का जो उत्पादन करने के लिए टोरिफिकेशन थर्मोकोल रूपांतरण विधि है। तो टोरिफिकेशन जो पेलेटाइजेशन की तुलना में महंगा है, इसमें जो उत्पादन में वितरित रूप से वितरित कर सकता है ऊर्जा जो सामग्री बहुत अधिक और जो सैद्धांतिक रूप से बिजली संयंत्र और कोयले का विकल्प है। स्टेबल बर्निंग क्या होता है, पेडी स्टेबल्स बर्निंग आर the practice mainly the Indo-genetics plants of Punjab, Haryana and UP. The farmers cleans the fields for all the sowings, the winter crops, burns and throw the stables of the harvesting paddy. They are the reasons of the stables burnings and the air pollution crisis in Delhi। तो पराली जलाना क्या है, तो धान की पराली जलाने का मुख्य कारण रूप से पंजाब, हरियाणा और यूपी के जो भारत गंगा के जो मैदानों में प्रचलित है, यहाँ पे सर्दी के जो फसल की बुनवाई के लिए किसान खेतों की सफाई करते हैं और जो धान की कटाई के बाद इस पराली को जलाते हैं। पराली जलाने के निकालने वाला जो उत्सर्जन दिल्ली वायु प्रदूषण के संकट को बढ़ा रहा है। अदर अल्टरनेट क्या है, द गवर्नमेंट्स ऑफ द अटेम्प्ट और द डिस्कस द फॉर्मर द बर्निंग द स्टोर्स और द पेनलाइजिंग देम। तो क्या है, सरकार ने जो किसानों को प्रणाली जलाने की रोकने के लिए उन्हें दंडित करने के लिए साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया। तो जैव अवघटन और एक रासायनिक पुआल के लिए गीली घास के जल में बदल देता है और ये उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे, जो चारे के रूप में से खिलाएं और जो ताप विद्युत संयंत्र के लिए फायरिंग के रूप में जो इसके लिए धान की भूसी और जो ट्राइडिफिकेशन और पैलेटाइजेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है जस्ट एनर्जी ट्रांजिस्टेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो JETP बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। COP26 की बैठक जो G7 कंट्री में है, जो इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कंट्री हैं, उन्हें जो साउथ अफ्रीका को एक प्लांट बनाया, बताया कि इस तरह का जो एक प्लांट बनाया, डर्टी फ्यूल्स है, कोयला है, जो उसका जो इस्तेमाल कम कर सकते हैं, उसके लिए आप जो अच्छे फ्यूल्स की ओर बढ़ो।
इंडिया के लिए भी ये जो बोला गया था, इंडिया ने कहा दिया कि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो अभी भारत के लिए कोयला एक डर्टी फ्यूल नहीं है, तो इंडिया जो अभी जो क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया के पास जो कोयला इतनी अधिक मात्रा में है, हम उसका क्या करेंगे? तो कोल इज़ नॉट ए डर्टी फ्यूल फॉर अस। तो ये इंडिया ने जो इसे रिजेक्ट कर दिया है और अपने जो कहा कि अपने बस की बात नहीं है भाई, अपने को अपने पास रखो, ये इस तरह का ही प्लान। तो ये क्या है, देखते हैं सारी चीज़ें। Power Ministry of the process the G7's the energy transistor says plans for the India just energy transistor the partnership। तो ये हमारा है the Union Minister Powers has been the opposed G7 nations plans of। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की जो एनर्जी जो ट्रांजिस्टर पार्टनरशिप पर जो बातचीत शुरू करने के लिए राजी करने के लिए G7 की योजना का विरोध किया है। विवरण देख लेते हैं इसमें। जस्ट एनर्जी ट्रांजिस्टर पार्टनरशिप JTP दक्षिण अफ्रीका के लिए डीकार्बोनाइजेशन जो प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में जो उत्सर्जन को कम करने और जो कोयला संचरण को आउट पर की तेजी लाना है। JTP इस प्रकार का उद्देश्य पहुंचाने के लिए क्रम विकासशील जो देशों में विभिन्न फंडिंग उपलब्ध कराना है। JTP यूनाइटेड किंगडम्स UK, संयुक्त राज्य अमेरिका US और जो फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के जैसे समर्थन लागू करने के लिए COP26 में लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। द फॉलो द G7 अनाउंस द सिमिलर पार्टनरशिप इंडिया एंड द इंडोनेशिया एंड द सेनेगल्स ऑफ वियतनाम। इंडिया द स्टैंड्स पावर मिनिस्ट्री ऑफ the power ministry have refused to give the content of negotiation for as the Argus already noted the singled out and the polluted fuels energy transistor the takes of the place of equal the terms। उसके बाद जो G7 ने भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, वियतनाम से इस तरह की साझेदारी घोषणा की। भारत का रुख क्या है? ऊर्जा मंत्रालय ने इस बातचीत को अपनी जो सहमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कोयला प्रदूषण ईंधन के रूप में नहीं चुना जा सकता। हाँ, और जो ऊर्जा संक्रमण वार्ता समान शर्तों पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो एक्सरसाइज जो कान है प्रस्थान। अगले एक्सरसाइज प्रस्थान को देखेंगे क्या है हमारा इस आज का ये लास्ट टॉपिक है। तो अच्छे से देखना। एक्सरसाइज जो प्रस्थान कंडक्ट अंडर द एजेंसीज ऑफ द ईस्टर्न नेवल्स ऑफ कमांड। तो ये हमारा देखो ये जो है तो एक्सरसाइज ऑफ प्रस्थान पूर्वी नौसेना के कमान के मुख्यालय के तत्वावधान से 11 और 12 अक्टूबर को 2022 को कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र जो ODA एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान जो आयोजित किया गया था। conducted the 6 months this is the exercise and the importance element। हर 6 महीनों में आयोजित यह अभ्यास जो अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका उद्देश्य अपतटीय रक्षा के जो शामिल और समुद्री हितधारकों के लिए प्रयास केंद्रित करना है। नौसेना के नेतृत्व में इस प्रकार का अभ्यास जो विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेटरों और जो ONGCs, ICOLs, वेदांत और जो समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में जो IP और समुद्री पुलिस, MP, मत्स्य और विभाग तटरक्षक इस हितधारकों की भागीदारी देखी गई है। 2 दिवसीय अभ्यास के लिए परिणाम स्वरूप जो मानक संचालन प्रक्रिया जो NCO को जो परिष्कृत किया गया है और काकीनाडा से जो दूर अपतटीय रक्षा के लिए की गई जो अकस्मातों के लिए प्रतिक्रिया कार्रवाई की गई है। आतंकवादी घुसपैठ को बम विस्फोट, जो हताहतों की निकासी, खोज और जो बचाव, जहाज के ऊपर जो आदमी, बड़ी आग, तेल और रिसाव सामग्री की निकासी किसी अकस्मातों को अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास में किसी हितधारकों को पूर्वी ODA की प्रतिक्रिया देने और जो अकस्मातों को निपटने के लिए उनकी तत्परता का आकलन करने के साथ साथ एक समन्वित और जो समन्वित तरीके से एक साथ करने का वास्तविक अवसर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो पावर X 2022 CRT and the power of the CSIRT at the join the conduct the cyber security exercise power X22। तो ये पावर X 2022 तो CERT and the power CSIRT jointly the conduct the cyber security exercise power X 2022। तो इसमें ये जो साइबर सुरक्षा अभ्यास है पावर X 2020 आयोजित करते हैं। थीम है IT एंड द OT इंफ्रास्ट्रक्चर में साइबर प्रेरित व्यवधान को बचाओ। भारतीय कंप्यूटर एजेंसी तो ये हमारा रिस्पांस टीम CERT इन ने पावर जो है जो CSIRT कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम ऑफ द पावर सेक्टर के सहयोग से 193 जो आमंत्रित पावर सेक्टर यूटिलिटीज के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर X को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया है।
जो अभ्यास का उद्देश्य जो आईटी और जो ओटी सिस्टम में साइबर घटना और पहचानना, विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना था। पावर अभ्यास जो एक्ससीआरटी और इस प्रकार के व्यायाम जो सिमुलेशन प्लेटफॉर्म होस्ट किया गया था। विभिन्न प्रकार के विद्युत और उपयोगकर्ताओं को लगभग 350 से अधिक इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लिया। अराउंड 350 एंड द ऑफिशियल्स फ्रॉम द वेरियस सेक्टर जो यूटिलाइजेस पार्टिसिपेट इन द इवेंट। तो देखो भाई, ये आज तक की करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजिक जीके थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।